कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर किसान भाई धान की खेती करते हैं, अनाज की ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं। लेकिन अनाज की खेती के पश्चात, धान की खेती के पश्चात अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए तिलहनी फसलों का सहारा लिया जा सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे सूरजमुखी की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के संबंध में। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती, सूरजमुखी का फसल एक तिलहनी फसल है और इसका उन्नत खेती करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के कुछ प्रगतिशील किसान सूरजमुखी की खेती करके भरपूर पैदावार ले रहे हैं। किसान भाइयों, लेकिन ज़्यादा हमें उत्पादन लेना है तो इसके लिए हमें आवश्यकता है आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती की। तो किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार से उन्नत खेती करेंगे, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूरजमुखी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किसानों के लिए लाभदायक तिलहनी फसल है। सूरजमुखी का तेल स्वादिष्ट होने के साथ साथ अत्यधिक पौष्टिक होता है। वह इनमें विटामिन ए, डी तथा ई भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सूरजमुखी की फसल वर्ष में किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है, जिसके फलस्वरूप इसे बहुफसली अथवा अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी लिया जा सकता है। सूरजमुखी के बीज में लगभग 40 से 50% तेल पाया जाता है। विभिन्न मौसमों में सूरजमुखी की फसल की अनुकूलता होने से संचित अथवा असंचित दोनों ही परिस्थितियों में इस फसल को लगाया जा सकता है। इसके दाने निकालने के उपरांत जो मुंडक बचता है उसका उपयोग दुधारू पशु को खिलाया जा सकता है। इससे 50% तक खली की बचत होती है। सूरजमुखी की खेती प्रायः सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, जैसे बलुई दोमट, डोरसा, कन्हार तथा कछारी भूमि, परंतु अच्छी उर्वरता, जल निकास तथा उदासीन पीएच वाली भूमि में यह फसल अत्यधिक सफलतापूर्वक ली जा सकती है। छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में सूरजमुखी का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवल संकर किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए। जो दूसरी किस्में हैं वह अच्छा उत्पादन नहीं देती है। संकर नस्ल की किस्में, संकर किस्में जो है वह अच्छा उत्पादन देती है और इससे लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन लिया जा सकता है। यहाँ की जलवायु के अनुसार, यहाँ किए गए अनुसंधान परिणामों के हिसाब से कुछ किस्में चयनित की गई है जिनकी खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इनमें से एक किस्म है ज्वालामुखी। इसमें फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, दाने भी अच्छे भरते हैं और उत्पादन लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी अच्छी किस्म है DRSH1। इसका भी फूल काफ़ी बड़ा होता है और इसका उत्पादन लगभग 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संकर किस्मों का ही चयन करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने में आसानी हो। सूरजमुखी को मुख्य फसल या अंतर्वर्ती फसल के रूप में लगाया जाता है। एक ही खेत में सूरजमुखी की लगातार खेती करने से भूमि की दशा प्रभावित होती है, साथ ही साथ कीट तथा रोग का प्रकोप भी बढ़ता है, जिससे फसल की उपज प्रभावित होती है। अतः एक ही खेत पर लगातार सूरजमुखी की फसल नहीं लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए सूरजमुखी की खुली परागण वाली किस्में तथा संकर किस्में उपयुक्त हैं। खुले परागण वाली किस्मों में मॉडर्न किस्म, इस किस्म का पौधा लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है। EC 68414, यह किस्म 100 से 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। संकर किस्मों में ज्वालामुखी, यह संकर किस्म है जो लगभग 100 से 105 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। MSH 17, यह भी संकर किस्म है जो लगभग 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। KBSH 1, यह संकर किस्म है, पकने के लिए 90 से 95 दिन लेती है।
हम जैसे कि देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों की सबसे पहले प्राथमिकता रबी के मौसम में धान की खेती की होती है और जहाँ कहीं भी सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध रहती है, चाहे वह ट्यूबवेल के माध्यम से हो या नहर के माध्यम से हो, तो धान की खेती को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है। उसके पीछे कारण भी रहता है कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है किसानों के हिसाब से। फिर भी हम देखते हैं कि दिनों दिन जो जल स्तर है, मृदा का जल स्तर है, वह धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जिसके कारण से हमें सोचने को मजबूर होना पड़ा है कि क्या धान की खेती इसी प्रकार करते रहें या किसी अन्य फसल का विकल्प लें। और इस संदर्भ में हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, उनके माध्यम से एक नई विचारधारा किसानों के बीच पहुंच रही है कि धान की खेती को छोड़कर हम यदि अन्य फसलों की खेती करें तो उससे हमारे जो जल स्तर है, जो भूजल स्तर है, वह अच्छा बना रहेगा और अच्छा फ़ायदा इससे लिया जा सकता है। तो इस दिशा में काफ़ी कुछ कार्य किया जा चुका है और किसान भाई हमारे इसमें रुचि ले रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो खेतियाँ हैं वह उन्नत तरीके की होनी चाहिए। उसमें कुछ कमियां रह जाती है। यदि हम उसको उन्नत तरीके से करें तो इसका ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। प्रमुख रूप से जो रबी मौसम में है, जहाँ पर कि सिंचाई कम रहता है, वहाँ पर मूंग या फिर सूरजमुखी या फिर आपका तिल, ये 3 प्रमुख फसलें हैं जिनकी खेती करते हैं। इनमें से सूरजमुखी आजकल काफ़ी चर्चा में है और इसकी खेती काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण इस मार्केट का अच्छे से उपलब्ध होना, इसका बाज़ार भाव उपलब्ध होना और खेती करने में सुविधा एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण से इसका क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और किसान इस ओर रुचि ले रहे हैं। फिर भी हमारी नज़रों में यदि इसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो इससे और ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य रूप से जो किसान भाई हैं, वह लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ सूरजमुखी का उत्पादन ले रहे हैं। यदि हम उन्नत तरीके से करें, उन्नत वैज्ञानिक तरीके से करें, तो यह लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती एक तिलहनी फसल है जिसमें सिंचाई प्रबंधन का अपना अलग ही महत्व है। इसके लिए जितने अच्छे ढंग से हम सिंचाई का प्रबंधन करेंगे, हमें उतनी ही अच्छा उपज प्राप्त होगा। तो सूरजमुखी की खेती में कब कब, इनके किन किन अवस्थाओं में, किस किस समय हमें सिंचाई का प्रबंधन करनी चाहिए, आइए किसान भाइयों इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अधिक सिंचाई व भूमि में अधिक नमी होने से पौधों में जड़ गलन रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है। अतः जरूरत के अनुसार ही पर्याप्त अंतर पर सिंचाई देवें। आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु में अच्छी फसल के लिए 5 से 6 सिंचाई आवश्यक होती है। सूरजमुखी में सिंचाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य रूप से सूरजमुखी की खेती के लिए 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी फसल अवधि लगभग 90 से 100 दिन किस्म के हिसाब से होती है। अलग अलग किस्मों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो इस प्रकार से 4 से 5 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त होती है। और इसकी सिंचाई के लिए हम देखते हैं कि जैसे अन्य फसलों की भांति इस फसलों में भी सिंचाई के लिए कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जिस पर सिंचाई या मृदा में नमी का होना बहुत आवश्यक है। यह अवस्था 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। यह प्रथम अवस्था आती है लगभग 30 से 35 दिन बाद, जबकि इसमें कली बनना शुरू होता है। दूसरी अवस्था आती है 45 से 50 दिन बाद, जब इसमें फूल बनना शुरू होता है। तीसरी अवस्था आती है लगभग 70 से 80 दिन बाद, जब इसमें दाने भरने शुरू होते हैं। ये 3 प्रमुख ऐसी अवस्थाएं हैं जिस अवस्था पे मृदा में नमी कमी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। सामान्य रूप से सिंचाई का जो अनुशंसा है लगभग 20 से 22 दिन के अंतराल पे आवश्यक होती है। फिर भी इन जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस समय मृदा में नमी की कमी न हो पाए। दूसरी जो सिंचाई में ध्यान देने वाली बात यह है कि मृदा में जल भराव ना हो। जब हम किसान भाई सिंचाई करते हैं तो कई बार देखने को मिलता है कि खेतों में पानी भर जाता है। तो पानी जो है भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। सिंचाई के लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर वह
जितना भी अतिरिक्त जल है वह बह जाना चाहिए। इस प्रकार की विशेष व्यवस्था हमको करनी चाहिए। इसके लिए चाहे तो हम बीच बीच से नालियाँ बना सकते हैं या फिर सिंचाई को कंट्रोल स्थिति में या कम मात्रा में सिंचाई करें, जिससे पौधों का बढ़वार अच्छा हो और उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व है। अच्छा खाद को सही समय और सही मात्रा में देने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है, उत्पादन हमें दुगना प्राप्त होता है। वैसे गोबर और कंपोस्ट खाद को सर्वाधिक प्रचलित और उपयोगी खाद माना गया है, लेकिन हम
समय समय पर आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती में हम कौन कौन से खाद का कब कब और कितनी मात्रा में उपयोग करेंगे, आइए देखते हैं। सूरजमुखी की खेती के लिए अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर का खाद अथवा कंपोस्ट 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर बुवाई के 3 सप्ताह पहले डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरक निम्नानुसार देना चाहिए। खुली परागण वाली किस्में 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर स्फूर, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश सिंचित करना चाहिए। संकर किस्मों में 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 60 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर स्फूर, 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश सिंचित करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों में स्फूर की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन एवं पोटाश की आधी मात्रा बुआई के समय तथा बची हुई नाइट्रोजन एवं पोटाश की आधी मात्रा खड़ी फसल में 30 से 35 दिन बाद निदाई गुड़ाई के समय देना चाहिए। उर्वरकों के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से ज्ञात कर लेना चाहिए। सूरजमुखी का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि को अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके लिए 2 से 3 बार अच्छे तरीके से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। उसके बाद ही पाटा चलाकर बुआई करें। बुआई करते समय बीजों को की जो दूरी है वह इस प्रकार से रखें कि कतार से कतार दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर के आसपास रहे, जिससे कि सूरजमुखी के फसलों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाता है और उसके जो फूल है वह काफ़ी बड़े साइज़ का बनता है, जिससे इसका उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। दूसरी जो प्रमुख चीज़ें हैं, बुआई के समय खाद का उपयोग निश्चित रूप से करें। सूरजमुखी के अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 80 किलो प्रति हेक्टेयर, 60 किलो फास्फोरस और पोटाश 40 किलो प्रति हेक्टेयर देना पर्याप्त होता है। इसको हम प्रति एकड़ की मात्रा के रूप में बदलें तो लगभग 75 किलो यूरिया और 2.5 बोरा सुपर फास्फेट और लगभग 20 से 25 किलो पोटाश की मात्रा आती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इसका उपयोग का समय क्या हो। तो इसमें से जो स्फूर और पोटाश की मात्रा है बुआई के समय पूर्ण रूप से दे देना चाहिए। और जहाँ तक नाइट्रोजन की बात है या यूरिया की बात है तो उसमें से 50% मात्रा बुआई के समय और बची हुई मात्रा का आधा आधा 30 दिन बाद और 45 दिन बाद दें। तो इस प्रकार से 50% बुआई के समय, 25% 30 दिन बाद और बाकी बची हुई 25% मात्रा लगभग 45 दिन के बाद दें। इस प्रकार से उर्वरक प्रदान करने से इनकी जो पोषक तत्वों की मांग है वह पूरी हो जाती है। बुआई के समय एक और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। रबी मौसम में मुख्य रूप से संकर किस्मों की खेती होती है, संकर सूरजमुखी की खेती होती है। उसकी बीजों की बुआई का गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे अंकुरित नहीं हो पाते हैं और हमारे खेतों में प्लांट पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है, पौध संख्या कम हो जाती है। तो इसकी बुआई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा ही रखें, इससे ज़्यादा गहरा बिल्कुल ही न बोएं। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती में कभी कभी रोग लग जाने की भी संभावनाएं बनी रहती है। भूमि जनित और कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावनाएं रहती है। कीट व्याधियां होने की संभावनाएं बनी रहती है, जिनका समय रहते जानकारी और रोकथाम के उपाय करना अति आवश्यक है। तो सूरजमुखी की खेती में क्या क्या बीमारियां होने की संभावनाएं रहती है और ऐसी अवस्था में हम इनका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, आइए इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। सूरजमुखी की खेती में प्रमुख कीट जो कि रस चूसने वाले होते हैं वह इस प्रकार हैं: मैनी, माहू, सफेद मक्खी और थ्रिप्स। जहां पर इन कीटों का प्रकोप पाया जाता है वहां पर बुआई के पूर्व बीजों को इमिडाक्लोप्रिड 70 WS 50 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। अन्य कीटों जैसे थ्रिप्स, एफिड, जैसिड्स का अत्यधिक प्रकोप होने पर कीटनाशक दवाई इंडोसल्फान 35 EC अथवा फोसेलान या
जोलोन का 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। दवाई सुबह 10 से 12 बजे के बीच न डालें। पोषक तत्वों, भूमि की नमी के भरपूर उपयोग तथा पौधों की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के बाद 45 दिनों तक फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए कतारों के बीच 15 से 20 दिनों के अंतर से 2 बार देसी हल चलाना चाहिए। यदि खरपतवार अधिक हो तो रासायनिक खरपतवार नाशी जैसे एलाक्लोर या पेंडिमेथलिन 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर अंकुरण के पूर्व खेत में छिड़काव करना चाहिए। दोपहर के बाद छिड़काव कर सकते हैं। सफेद मक्खी एवं थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं। उपयुक्त जलवायु, भूमि चयन और सिंचाई व्यवस्था, पीले पीले खूबसूरत फूलों से भरा सूरजमुखी का खेत जहां एक ओर अच्छी सेहत देने का स्रोत है, वहीं इसे लगाने वाले किसान को अच्छी आमद दिलाने का मंत्र है। छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की खेती में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है। मुख्य रूप से जो कीड़े आते हैं इसके फूल को खाने वाले कीड़े, इल्लियाँ होती है, यही प्रमुख रूप से प्रकोप देखा गया है, जो कि लगभग 45-50 दिन की अवस्थाएं होती है, उसके बाद ही देखने को मिलता है। और यह कीड़ा फूल को खाता है, तो फूल को खाने और दाने को खाने के कारण से काफ़ी उत्पादन में कभी कभार गिरावट देखने को मिलती है। तो इसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। और इसके नियंत्रण के लिए जो रासायनिक विधि है उसमें से क्विनाल्फास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इसका नियंत्रण आसानी से हो जाता है। सूरजमुखी में एक और समस्या होती है, कभी कभार देखने को मिलता है कि दाने पर्याप्त रूप से नहीं बनते हैं, तो वह पोषक तत्वों की कमी से होता है, प्रमुख रूप से बोरान की कमी से। तो यदि इस प्रकार की समस्या हो कि दाने प्रॉपर नहीं भर रहे, ठीक से नहीं भर पा रहे हों, तो बोरेक्स 0.2% का छिड़काव फूल की अवस्था में करना चाहिए, जिससे दाने अच्छे भर जाते हैं। और इसमें एक प्रमुख बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आम किसान भाई जानते हैं कि सूरजमुखी की फसल को एक तोता से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और जिसके कारण से कभी कभार बहुत विकट स्थिति आ जाती है। तो तोता का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो यह हो सकता है कि बहुत बड़े भूभाग में, बहुत बड़े क्षेत्रफल में सूरजमुखी की खेती किया जाए, जिससे कि इसका नुकसान कम हो। दूसरा इसका तरीका हो सकता है, यदि ये कि तोता को भगाना है, तो तोता को भगाने के लिए हम इसको देखें कि इसका आक्रमण कब होता है, कब यह हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो देखने में आया है कि इसका प्रकोप सुबह के समय और शाम के समय सबसे ज़्यादा होता है, कि सुबह के समय तोता जो आपके सूरजमुखी के खेतों में ज़्यादा दिखता है, उसी प्रकार शाम को भी दिखता है, बाकी समय में काफ़ी कम रहता है। तो सुबह और शाम विशेष रूप से निगरानी रखें और इसको भगाने की व्यवस्था करें। इसके लिए विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाया जा सकते हैं, जिसको आवाज़ करके भगाते हैं, या मेटेलिक टेप का भी उपयोग किया जा सकता है, कि टेप के माध्यम से तोता को एक जलती हुई आग के रूप में दिखता है, जिससे तोता दूर भाग जाता है। तो इन विधियों का प्रयोग करके भी तोते से होने वाली सूरजमुखी के फसल के नुकसान से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब वक्त हो गया है मनोरंजन का, तो आइए ये सुंदर सी छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के माध्यम से मनोरंजन का आनंद लेते हैं। गंगा जमुना के पानी लोटा में दोहरा, दाई नहीं बाँचो रे दादा नहीं बाँचो, टूरी निकरा दे टूरी घिमरा दे, टूरी के बोले टूरा के नोहे दाबे। मोरे राहुद मचानर मुरसुर पाबेल हारी वो सुपे लग बाजार, किंजर के आबे रे दोस्त। मोरे राहुद मचानर मुरसुर पाबेल हारी वो सुपे लग बाजार, किंजर के आबे रे दोस्त।
हो नाया माँ के छैया उदाई नहीं बाचो रे दादा नहीं बाचो टूरी निकरांदे टूरी घी में रांदे टूरी के बोले टूरा के नोहे दाबी मोरे राहुद मचा नूर मोर सुरपा बेलहारी वो सुपे लग बजा इंजर के आबुरे दो मोरे राहुद मचा नूर मोर सुरपा बेलहारी वो सुपे लग बजा इंजर के आबुरे दो। लाली रे गोड़ी तियासी बासी लाली रे गोड़ी तियासी बासी मोर जरबी शरीर मा नैया विहासी दाई नहीं बाचो रे दादा नहीं बाचो टूरी निकरांदे टूरी घिमरांदे टूरी के बोले टूरा के नोहे दाबे मोर राहुत मा चांदर मोर सुर पांबेल हारे वो सुपे लग बजा इंजर के आबे रे दोस्त मोर राहुत मा चांदर मोर सुर पांबेल हारे वो सुपे लग बजा इंजर के आबे रे दोस्त। तो किसान भाइयों, ये तो रही सूरजमुखी की उन्नत खेती हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार से करेंगे। आप इस जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इस फसल को अपनाकर अतिरिक्त लाभ कमाते हुए अपना और देश के विकास में योगदान देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंकों में हम फिर से नई जानकारियों के साथ आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।